हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं सुनील आनंद सर आपके लिए क्लास 10th अर्थशास्त्र और ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, जो आपके आगामी 2024 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे पहले हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के कुछ वीडियोस अपलोड हमने किया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 16 से 18 तक लघुत्तरीय क्वेश्चंस हैं, जिनके लिए 2 मार्क्स होंगे। तो इन क्वेश्चंस के छोटे आंसर लिखने हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मंदी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करती है। 2 उदाहरण दें। हाउ डज इकोनॉमिक डिप्रेशन इफेक्ट द कंट्री, गिव 2 एग्जाम्पल्स। आसान शब्दों में कहें तो अर्थव्यवस्था जब बढ़ने के बजाय गिरने लगे और ये लगातार कई तिमाहियों तक होती रहे, तब देश में आर्थिक मंदी की स्थिति बनने लगती है। इस स्थिति में महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ती है, लोगों की आमदनी कम होने लगती है और शेयर बाजार में लगातार गिरावट दर्ज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें। डिफाइन इकोनॉमिक प्लानिंग। किसी भी अल्प विकसित देश के आर्थिक विकास हेतु वहाँ की पिछड़ी हुई कृषि और औद्योगिक व्यवस्था को एक आधुनिक औद्योगिक शक्ति के रूप में बदलकर विकास के रास्ते पर अग्रसर होने के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है, उस पूरी प्रक्रिया को आर्थिक नियोजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, जो इस पेपर का 17 क्वेश्चंस भी हैं। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेशनल इनकम। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार किसी भी देश की श्रम एवं पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, उपभोक्ता जागरण से क्या अभिप्राय है। व्हाट इज मीन्ट बाय कंज्यूमर अवेयरनेस। उपभोक्ता मामलों का विभाग जागो ग्राहक जागो नामक देशव्यापी मल्टीमीडिया जागरूकता अभियान चला रहा है। सरल संदेशों के माध्यम से उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी या समस्याओं के निवारण के तंत्र से अवेयर किया जाता है। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 19 और 20 दीर्घ उत्तरीय हैं। इनमें से किसी एक का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4 अंक वाला है। 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र के विकास में आधारिक संरचना के योगदान पर प्रकाश डालने। हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर। उत्तर है, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए देश एवं राज्य स्तर पर बुनियादी सुविधाएं होना नितांत आवश्यक है। ये सुविधाएं विकास धारा के रीढ़ की हड्डी के समान है। इसकी अनुपस्थिति में विकास की क्रिया संभव नहीं है। देश या राज्य की सर्वांगीण प्रगति मूलतः कृषि, उद्योग एवं व्यापार पर निर्भर करती है। इनकी प्रगति आधारभूत संरचना अथवा बुनियादी सुविधाओं पर निर्भर करती है। जिस देश अथवा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं अधिक होंगी, वहाँ औद्योगिक उत्पादन और रोजगार की वृद्धि होती है। उत्पादन और रोजगार के द्वारा ही सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जैसे समृद्ध देशों में ज्ञान और शोध की सुविधाएं अधिक होने के कारण इन क्षेत्रों में विस्तार होता गया है, जिसके कारण विश्व के सभी देशों से उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग का पलायन उन देशों में हुआ है।
भारत के उच्चतम तकनीकी शिक्षा केंद्र का केंद्र IIT और उच्चतम व्यावसायिक शिक्षा केंद्र IIM से निकले हुए युवा उन देशों में उच्चतम आय पर रोजगार के लिए जाते हैं। उसी तरह भारत के बंगलौर शहर में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी ज्ञान के उपयोग के क्षेत्र के बढ़ने के कारण देश के सभी क्षेत्रों के उच्च सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा प्राप्त युवक रोजगार के लिए जाते हैं। आधारभूत ढांचा दो प्रकार के होते हैं। पहला, आर्थिक आधारभूत संरचनाएं। आर्थिक आधारभूत संरचनाएं प्रत्येक रूप से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती है। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों से इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। आर्थिक संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। पहला, वित्त, फिनांस, बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र, अन्य वित्तीय संस्थाएं। दूसरा, ऊर्जा, एनर्जी, कोयला, विद्युत, तेल, पेट्रोलियम, गैर पारंपरिक ऊर्जा एवं अन्य। तीसरा, यातायात, ट्रांसपोर्ट, सड़कें, वायुयान, जलयान। चौथा, संचार, डाक, तार, टेलीफोन, टेलीसंचार, मीडिया एवं मानव की क्षमता, अन्य। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। गैर आर्थिक संरचना से मनुष्य की क्षमता एवं उत्पादकता में वृद्धि कर अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं अंततः विकास में सहायता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि देश के आर्थिक विकास के लिए किस तरह लाभप्रद है, वर्णन करें। डिस्क्राइब हाउ एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन आवर कंट्री। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का आकलन सर्वाधिक का विश्वसनीय मापदंड है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से ही प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। भारत के विकास के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वह उस राष्ट्र की सीमा के क्षेत्र के अंदर होने वाले लोगों की उत्पादकता अथवा उनकी आय को बढ़ाने के माध्यम से की जाती है। वर्तमान युग में प्रत्येक देश अपने अपने तरीके से विकास की योजना बनाता है, जिसका लक्ष्य राष्ट्र के उत्पादक साधनों की क्षमता को बढ़ाकर अधिक आय प्राप्त करना होता है। इसी तरह शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूंजी विनियोग के द्वारा रोजगार का सृजन किया जाता है, जिससे लोगों को आय में वृद्धि होती है। ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे इकोनॉमिक्स से। अब हम देखेंगे भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और इनमें 3 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपको इससे मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लौह अयस्क के प्रकारों के नाम बताइए। नेम द टाइप्स ऑफ आयरन ओर। लौह अयस्क उत्तर है, लौह अयस्क 4 प्रकार के अर्थात हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट होते हैं। भारत लौह अयस्क के काफ़ी प्रचुर संसाधनों से संपन्न है और एशिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या है? उत्तर है, ऐसा जल जिसमें लवण नहीं होते, उसमें साबुन के साथ आसानी से झाग पैदा हो जाती है। ऐसे जल को मृदु जल कहते हैं। वर्षा का जल एवं आसूत जल मृदु जल के उदाहरण हैं। क्वेश्चन 23 है, विशेष आर्थिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। व्हाट इज मींट बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन। विशेष आर्थिक क्षेत्र अथवा सेज उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहां से व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है। ये क्षेत्र देश की सीमा के भीतर विशेष आर्थिक नियम कायदों को ध्यान में रखकर व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में कैसे सहायक है।
हाउ इज क्रॉप रोटेशन हेल्पफुल इन सॉइल कंजर्वेशन? फसल चक्रण के द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि को लगातार उगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है। इससे तिलहन दलहन पौधे की खेती द्वारा पुनर्स्थापित कुछ गलत ढंग से लिखा गया है, यहाँ पुनर होगा, पनुर लिखा गया है, तो पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, यहाँ सुधार लीजिएगा, पुनर्स्थापित। क्वेश्चन नंबर 25 है, वन विनाश के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करें। मेंशन एनी टू कॉजेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आंसर है, जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वनों का अधिक मात्रा में काटा जाना, प्राकृतिक कारणों जैसे भूस्खलन एवं वृक्षों को परस्पर घर्षण से वनाग्नि के कारण वनों का विनाश होना, ये वन विनाश के दो प्रमुख कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इसके अनुसार है, चूना पत्थर की उपयोगिता क्या है? व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ लाइमस्टोन? भारत के चूना पत्थर का 76% सीमेंट, 16% लौह अयस्क तथा 4% रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है। शेष 4% का उपयोग का उर्वरक, कागज एवं चीनी उद्योगों में होता है। इस सेक्शन में दो क्वेश्चंस हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के रूप में, जिनमें से एक आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार की किन्हीं दो नदी घाटी परियोजनाओं का वर्णन करें। डिस्क्राइब एनी टू रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ बिहार। दूसरा है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपायों की चर्चा करें। डिस्कस द कन्वर्सेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, बिहार की किन्हीं दो नदी घाटी परियोजनाओं का वर्णन करें। बिहार के मुख्य नदी घाटी परियोजनाओं के नाम निम्नलिखित हैं। इनमें पहला है सोन नदी घाटी परियोजना। यह परियोजना बिहार की सबसे पुरानी तथा पहली नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना का विकास अंग्रेज सरकार के द्वारा 1874 ईस्वी में हुआ। इसमें डेहरी के पास पूरब से पश्चिम की ओर नहरें निकाली गई हैं। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। इस नहर से पटना एवं गया जिले में कई शाखाएं तथा उप शाखाएं निकाली गई हैं, जिससे औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास जिले की भूमि सिंचाई की जाती है। वर्तमान में इससे कुल 4.5 लाख हेक्टेयर खेतों की सिंचाई की जाती है। सूखा प्रभावित क्षेत्र की सिंचाई की सुविधा प्राप्त होने से बिहार का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ गया है। चावल की खेती होने लगी है। इस कारण से इस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। दूसरा है गंडक नदी घाटी परियोजना। इस परियोजना का निर्माण गंडक नदी पर हुआ है और इसका मुख्यालय वाल्मीकि नगर है। इस परियोजना द्वारा गंडक नदी क्षेत्र की विशाल भूमि पर सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन होता है। इसमें मुख्यतः पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण, भैंसालोटन, वाल्मीकि नगर, वीरपुर आदि के क्षेत्र आते हैं। परियोजना से पूर्व यह क्षेत्र गंडक की व्यापक विनाश लीला से संत्रस्त था। परियोजना के पुनर्निर्माण के बाद इस क्षेत्र का सर्वतोमुखी विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संसाधनों के संरक्षण के उपायों की चर्चा करें। डिस्कस द मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। संसाधनों के संरक्षण के निम्नलिखित उपयोग है। पहला, उचित और न्यायिक उपयोग। दूसरा, यदि संभव हो तो उनका नवीनीकरण करना चाहिए। तीसरा, वन उत्पाद और वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगनी चाहिए। चौथा, वन्य पशुओं का संरक्षण होना चाहिए। पांचवा, समाप्य संसाधनों का पुनर्स्थापित होना चाहिए। छठा, संसाधन के संरक्षण कानून को लागू करने के लिए कठोर नियम बनाए जाने चाहिए। सातवां, लोगों की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस
लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन व आंसर थे आपके क्लास 10th मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए, और आप इसे ज़रूर देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे पेपर का एक वीडियो लाएंगे जिसमें सारे MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन सभी शामिल रहेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन पूरे क्वेश्चन पेपर का एक ही वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप ज़रूर आएंगे। धन्यवाद। अगर आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और इसे लाइक कर लें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।